हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो भी करंट रिलेटेड यूपीएससी का मटेरियल है, जो भी न्यूज़पेपर में आया हुआ है, तो मैं आज के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। तो सबसे पहले हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ योर इकोनॉमी। तो इकोनॉमी का सेक्शन हम यहाँ से लेके चलेंगे। द फर्स्ट वन थिंग जो हमें यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रखना है, जो आज के न्यूज़ में था, कि बेसिकली जो रोबोटिक्स का डेवलपमेंट है चाइना में काफ़ी अग्रेसिव लेवल पे चालू हो गया। जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट, ऐसे रोबोट्स जो ह्यूमन के एक्शन कर सकते हैं उन्हें हम ह्यूमनॉइड कहते हैं बेसिकली। तो इसमें ये फैक्ट्रीज़ में, रेस्टोरेंट में, ऑफिस वगैरह में, ये सारी की सारी जगह जो है तो चाइना ने धीरे धीरे इस पर इम्प्लीमेंटेशन हाई लेवल पे करना चालू कर दिया है। हालांकि ये इम्प्लीमेंटेशन पहले भी उसने कर रखा था, अभी ये हाई लेवल पे इसने चालू कर दिया है। नेक्स्ट वन थिंग अब हम देखेंगे कि एक क्विटिंग टर्म आया है, जो कि पहले भी 2022 में आ चुका था। तो क्विटिंग टर्म के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे कि टर्म क्या है, राइट। तो क्विटिंग टर्म में बेसिकली ये है कि जो हमारे यूथ हैं या फिर जो लोग एंगेज्ड नहीं है किसी तरीके के प्रोडक्टिव वर्क फोर्स में, जो लोग कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी काम करने में एंगेज नहीं है, तो उनके लिए ये टर्म यूज़ किया गया है, क्विटिंग, राइट। तो ये टर्म जो है क्विटिंग का उनके लिए यूज़ किया गया है। इसमें जो लोग इंगेज नहीं है किसी भी वर्क फोर्स में, उनके लिए टर्म यूज़ किया गया है। तो जो इंगेज नहीं, वो केवल अपना क्या करते हैं, ओनली जो है तो अपना बेसिक रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। वो लोग केवल बेसिक रिक्वायरमेंट तक वो लोग काम करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं लिटिल बिट। तो ऐसे लोगों की संख्या अभी 2025 में 59% के करीब है, जो कि 2022 में 46% थी। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 13% का यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया है। तो आप इसे जब भी आंसर राइटिंग करेंगे तो आप इसे अनएम्प्लॉयमेंट वाले सेक्शन में इसे लिख सकते हैं। GS3 का एक अच्छा पोर्शन बन सकता है यहाँ पे। GS2 में भी सोशल जस्टिस भी अच्छा पोर्शन बन सकता है। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है कि इस क्विटिंग की वजह से जो लोग काम में एंगेज नहीं हैं, उसके लिए $350 बिलियन का हमारा लॉस हो रहा है वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी में, जो कि $350 बिलियन हमारा 9% ऑफ GDP के फिगर के आसपास है। दैट मीन्स कि हमारा 9% ऑफ GDP का लॉस हो रहा है इस क्विटिंग। दैट मीन्स यूथ जो है या वर्कफोर्स जो है इंगेज नहीं हो रहा है प्रोडक्टिव वर्क में, जिनकी अभी जो पॉपुलेशन है वो 59% के करीब है। इसमें एक छोटा सा और 18% और 23% आप इसे देख लीजिएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ अबर जैसे हमने मस्क के बारे में, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने क्विटिंग देख लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे ज़रा सा कि एलॉन मस्क जो हैं, तो उनकी कंपनी स्टारलिंक, तो वो स्टारलिंक जो है तो इंडिया में लॉन्च होगी नहीं होगी, उसके पीछे क्या कंसर्न है, या फिर स्टारलिंक से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, या जो इंडिया में जिस तरह से नेटवर्क काम करता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे कि बेसिकली स्टारलिंक जो है तो इंडिया में अभी आया क्यों नहीं, इसके ऊपर थोड़ी सी बात है। तो बेसिकली स्टारलिंक जो है तो ग्लोबल कंस्टिलेशन पे काम करता है। दैट मीन्स ये अगर अपना स्पेस हो गया, तो इस स्पेस में उसने 4408 सैटेलाइट, छोटी छोटी सैटेलाइट वहाँ पे जो है तो डाल रखी है, स्प्रेड कर रखी है। तकरीबन वो अर्थ के ऑर्बिट में चलती है 540 से लेकर के 570 किलोमीटर की स्पीड से, और वो कैपेबल है 600 Gbps की स्पीड देने के लिए थ्रू आउट इंडिया। दैट मीन्स थ्रू आउट इंडिया मतलब वो रीजन्स भी आ जाएंगे जो रिमोट रीजन्स हैं, जो बैकवर्ड रीजन है, ठीक है, जो रूरल रीजन है, जो कि अनसर्व्ड रीजन है, जहाँ पर जो है सर्विस सर्व ही नहीं की गई है, उन रीजन्स में भी ये स्टारलिंक हेल्प कर सकता है। तो इससे हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने दिया जा रहा है, इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इससे कंसर्न ये है कि जो हमारी इंडिजीनियस कंपनीज़ हैं, जैसे आपका हो गया एयरटेल हो गया, जियो हो गया, SABI हो गया, जो नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं कंज्यूमर्स को, उनके लिए एक बाईपासिंग हो जाएगा, बाईपासिंग इंडियन गेटवेज़। दैट मीन्स कि अगर हम स्टारलिंक को इंडिया में एक्सेस देंगे तो हमारी जो कंपनीज़ हैं वो उतना ज़्यादा उसके साथ कंपटीशन नहीं कर पाएंगी। सेकंड ये है कि जो गवर्नमेंट है, अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर के सर्विस प्रोवाइड करेगी तो गवर्नमेंट उसके ऊपर जो है तो कंट्रोल अपना थोड़ा सा लूज़ कर देगी। दैट मीन्स कि उसके ऊपर सिस्टमेटिक कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दैट इज़ सेकंड फैक्टर। एंड द थर्ड वन फैक्टर इज़ जो हमारा इंडिया में जिस तरह से हमें नेटवर्क मिलता है, वो उसको अगर आप समझना चाहें तो SESG एक टर्म है, जिसका मतलब हो गया कि सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे, ठीक है, सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे। इसमें क्या है कि ये जो सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे है, ये हमारे इंडिया में लोकली जो है तो इंडिया के अंदर रहता है। फॉर एग्जांपल सैटेलाइट अर्थ गेटवे का मतलब हो गया, जैसे आपके एरिया में टावर वगैरह होंगे, तो वो टावर आपके किसी खास स्पेसिफिक एरिया पे होंगे, ठीक है। स्पेसिफिक एरिया पे होने के बावजूद अगर वो टावर आपके स्पेसिफिक एरिया में है,
तो स्पेस से डायरेक्ट सिग्नल्स लेते हैं, फिर वो कंपनीज़ या फिर जो नेटवर्क जो नेटवर्क प्रोवाइडेड कंपनी है उससे इमर्ज करते हैं, और फिर जो कंज्यूमर हैं उनको सारा का सारा अपना जो है नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इंडिया में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो बेसिकली सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवेज के थ्रू होता है, दैट मीन्स टावर के थ्रू होता है, जहाँ पे वो स्पेस बेस्ड सैटेलाइट से कनेक्शन करते हैं, फिर डोमेस्टिक टेरेस्ट्रियल्स को कनेक्शन के साथ उन्हें वो कनेक्ट करके कंज्यूमर तक पहुँचाते हैं। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी का छोटा सा यहाँ पर जो है तो कंसर्न था जो सैटेलाइट कंपनीज़ हैं उनके लिए, सैटेलाइट बेस्ड कंपनी जैसे स्टारलिंक है। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि उन्होंने कुछ टर्म्स या नॉर्म्स निकाल के रखे हैं। उनमें से एक टर्म्स ये है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना है, इसके अलावा जो है तो डेटा लोकलाइजेशन करना है, डोमेस्टिक नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करना है जो कि हमारा नाविक है, नाविक अभी हम इसी में आगे देखेंगे, नाविक का यूज़ करना है। कुछ हमारे जो ब्लॉकिंग मैकेनिज़्म है, मतलब कुछ इस तरीके के फीचर्स जो कि सिक्योरिटी के समय पे यूज़ हो सकें, उन तरह की चीज़ों का है। कोऑपरेशन विद लॉ एंड जो है तो इन्फोर्समेंट एजेंसी, ये सारी की सारी चीज़ें डीओपीटी ने निकाल के रखा है। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं नाविक के बारे में कि नाविक जो है तो अपना जो है तो इंडिया में टाइम बाउंड मैनर में 229 मतलब 2029 तक नाविक का पूरा ऑल ओवर इंडिया इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है। नाविक एक्चुअली है क्या, जैसे जीपीएस है, जैसे हम लोग गूगल का यूज़ करते हैं जीपीएस लोकेशन आमतौर पर, तो उसी तरीके से इंडिया का इंडिजीनियस जीपीएस सिस्टम होगा जिसे नाविक कहा जा रहा है। दैट मीन्स नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, उसका फुल फॉर्म है NAV मतलब नेविगेशन, I फॉर इंडियन एंड C फॉर कॉन्स्टिलेशन। तो जीपीएस की तरह जीपीएस US का है, नाविक हमारा इंडिया का हो जाएगा। ये क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग इंश्योर करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग इंश्योर करेगा। दैट मीन्स कि जो जीपीएस कर रहा है कि अगर आप कहीं जाना चाह रहे हो, कहीं आना चाह रहे हो, तो रियल टाइम ट्रैफिक मैनेजमेंट ये सब कुछ बता रहा है। इसमें एक रेगुलेशन के तौर पे उसमें ये रखा गया है कि अगर आप जीपीएस को इम्प्लीमेंट करेंगे या जब आप जीपीएस को अंडरटेक करेंगे तो उसको कॉपी नहीं करेंगे और उसको डिक्रिप्ट नहीं करेंगे किसी और लाइक इंडिया के बाहर किसी ऑपरेटर के साथ उसका इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है नेशनल सिक्योरिटी के लिए। और इस तरह की कंपनीज़ को अलग से क्लियरेंस लेना पड़ेगा जो कि नाविक का यूज़ करेंगे, ये एक चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जो है तो ये जो हमारा नाविक आएगा, ये सैटकॉम ऑपरेटर्स जो भी ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, उनको जो डेटा अपना स्टोर करना है वो इंडियन ज्योग्राफी बाउंड्री के अंदर, मतलब कि भारतीय मतलब इंडिया के अंदर जो पूरा का पूरा हमारा भारत है, इसी के अंदर भी जो भी आप डेटा स्टोर करोगे या सैटकॉम सैटेलाइट ऑपरेटर्स जो भी डेटा स्टोर करेंगी वो इंडिया के अंदर ही ऑपरेट करेंगी। इसी तरीके से उन लोगों को जो है तो एक डोमेन नेम सिस्टम है उसको भी इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा, ये डेटा स्टोरेज का काम है। अब थोड़ा सा हम आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट टर्म में जैसे हमारे पास चिप इन्फ्लेशन का एक टर्म आया है। चिप इन्फ्लेशन क्या है, एक्चुअली चिप इन्फ्लेशन ये है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे अभी AI का बूम है, ठीक है, AI का बूम है, तो हर तरह की कंपनीज़, चाहे मोबाइल हो, चाहे फ़ोन हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे अपना कूलर हो, जितनी भी कंज्यूमर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मतलब पंखा हो गया, फ्रीज़ हो गया, कूलर हो गया, उन सभी चीज़ों में जो है तो मेमोरी चिप का यूज़ किया जाता है। तो उस मेमोरी चिप का जो डिमांड है वो 3 कंपनीज आमतौर पे हाई लेवल पे, जैसे TSMC है, सैमसंग है, SK हाइनिक्स है, ये 3 कंपनीज जो हैं तो हाई लेवल पर इनका जो है तो सप्लाई जो है तो सप्लाई चेन मैनेज करती हैं और इनका प्रोडक्शन करती हैं। तो बेसिकली इशू यहाँ पे ये है कि AI के बूम की वजह से इस चिप इन्फ्लेशन ये कह रहा है कि AI की बूम की वजह से चिप का डिमांड जो है तो बढ़ गया है। तो चिप का डिमांड बढ़ने की वजह से जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन तक एफिशिएंट अमाउंट में चिप नहीं पहुंच रहा है, जितने भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। इसकी वजह से क्या है कि इन्फ्लेशन आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक छोटा सा डेटा दिया हुआ है कि जैसे हैंडसेट मोबाइल वगैरह 4% से जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक, जनवरी 2026 से जुलाई 2026 तक के बीच में 4% का रेज़ हुआ है। दैट मीन्स प्राइस में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है इन ये जो चिप मेमोरी चिप की वजह से, जो कि AI बूम इसका मेन रीज़न है। इसमें ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ये हमने देख लिया। बाकी ये थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जैसा मैंने बात किया कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक जो है स्पेस बेस्ड सैटेलाइट हमें देगी, तो एक्चुअली है क्या, तो वो कम्प्लीटली रिलाई करती है एरो ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट। दैट मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था
कि सैटेलाइट जैसे कि अर्थ का स्पेस हो गया, तो अर्थ ऑर्बिट के आसपास यहाँ पे जो है तो छोटे छोटे सैटेलाइट्स लगाए जाएंगे और ये सैटेलाइट्स जो हैं तो अर्थ के ऑर्बिट में मूव करेंगे, जिसकी वजह से वो कनेक्टिविटी होम्स, बिजनेस, ग्राउंडेड में देंगे। तो एक्चुअल में क्या है कि ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, दैट मीन्स जैसे स्टारलिंक हो गया, तो स्टारलिंक एक तरह से अल्टरनेटिव है उन सभी कंपनीज़ के लिए जो कि ग्राउंड बेस्ड पे हैं। दैट मीन्स कि SG बेस पे, जैसे मैंने आपको बताया था सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवेज के बेसिस पे है, जो कि फिज़िकल फॉर्म में अपनी एक्टिविटीज़, नेटवर्क को एक्सेस देने का काम कर रही हैं, उसका अल्टरनेटिव है ये। दैट मीन्स कि जो अपनी SCSG के अंदर या फिर ग्राउंड बेस्ड कम्युनिकेशन के अंदर जैसे नेटवर्क का यूज़ करते हैं, केबल का, फाइबर का, डिजिटल सब्सक्रिप्शन का, इस तरह का चीज़ वो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन का यूज़ करते हैं, उसके लिए ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है अल्टरनेटिव है। तीसरा जो मैंने अभी आपको बताया था कि इंडिया गेटवे रेफ़र करता है सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवेज को, जो कि फिजिकली लोकेटेड होंगे इंडियन टेरिटरी में, इंटरफेस करते हैं बिटवीन स्पेस एंड स्पेस बेस्ड कंस्टिलेशन एंड डोमेस्टिक टेरेस्ट्रियल टेलीकॉम नेटवर्क्स। ये मैंने आपको समझा दिया था अभी कि जो टावर लगा होता है वो क्या करता है, स्पेस बेस्ड भी करता है, मतलब स्पेस में जो हमारे सैटेलाइट्स हैं उनसे कनेक्ट करता है, फिर जो डोमेस्टिक में नेटवर्क प्रोवाइडेड कंपनीज़ हैं, टेलीकॉम नेटवर्क है, उनसे कनेक्ट करता है, उसके बाद कंज्यूमर तक वो सारी की सारी डेटा या नेटवर्क जो भी है प्रोवाइड करता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। नेक्स्ट मूव टू द अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ थोड़ा वर्ल्ड पे हम जाके देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा एक सिग्निफिकेंट है कि बांग्लादेश जो है तो माइट भी पॉसिबल, जो अभी मक्का जिसमें सऊदी, पाकिस्तान और तुर्किया ने मक्का क्या बोलते हैं उसको, मक्का डिफेंस पैक्ट बांग्लादेश शायद साइन करने के लिए सोच रहा है। बाकी अर्थक्वेक आया हुआ है जापान में, इसे आप GS पेपर 3 में और GS पेपर 2 में आप डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें ये है कि बीजिंग ने पोस्टपोन कर दिया है अपना जो उनका चेंगे 7 लूनर मिशन है। इसके तहत ये लोग जो है तो मून पे जाएंगे और मून पे जाने के बाद वहाँ पर वाइट वाटर आइस वगैरह वहाँ सर्च करेंगे। बेसिकली मून के ऊपर इनका प्रोग्राम था चेंगे 7 लूनर मिशन, जो कि ये लोग लॉन्च करने वाले थे हाइनान आइलैंड से। ठीक है, इस आइलैंड से लोग लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कुछ इशूज़ की वजह से अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल आइडिया पेज की तरफ, तो आइडिया पेज में ऐसा कुछ खास नहीं था। हाँ, ये दैट वन की यू ने क्या किया है, यूरोपियन यूनियंस ने अपना एक AI एक्ट निकाला है। तो AI एक्ट निकाला है तो उसके लिए कुछ कंसर्न हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर जानने की चीज़ें हैं। तो ये अभी पहले उसने रिस्क बेस्ड अप्रोच निकाला था, इस पर एक अच्छा सा आर्टिकल ऊपर है, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो लेट्स मूव फर्दर। अच्छा, ये अभी क्या है कि दिल्ली में जो है तो दिल्ली को मिल रहा है 4th मास्टर प्लान, राइट। तो 4th मास्टर प्लान बेसिकली किस चीज़ को लेकर के ज़्यादा अपने आप को फोकस करेगा। जैसे 3rd मास्टर प्लान आया था, मेट्रो को, CNG को, पोल्यूशन को लेकर के ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट एरिया उन्होंने कोशिश किया था। बट राइट नाउ मोर और लेस दे आर गोइंग टू द दिल्ली 4th मास्टर प्लान जो फोकस करेगा वो जो है तो ट्रांसपोर्ट को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर, लाइक जो ट्रैफिक है और जो ट्रांसपोर्ट की वजह से पोल्यूशन फैल रहा है उसके ऊपर। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जो चाहे आपका यमुना रेस्टोरेशन हो गया, चाहे ट्रीज़ का रेस्टोरेशन हो गया, रीडेवलपमेंट जैसे स्लम्स वगैरह एरियाज़ हैं जो फिर से झुग्गी झोपड़ी वगैरह को डेवलप करने के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड मिक्स लैंड यूज़, ये कि हाउसिंग जो है थोड़ी अफोर्डेबल की जाएगी जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ कर सकें और अच्छी जगह रह सकें। फिर मिक्स लैंड यूज़, मतलब एक ही लैंड का अलग अलग तरह से यूज़ किया जाएगा। जैसे अभी स्काई वॉक जो है तो दिल्ली में चालू होने वाला था, अभी उसमें थोड़ा टाइम लगा। स्काई वॉक मतलब कि सड़क के ऊपर ही ऐसा बाहर से बना दिया जाएगा, जैसे मेट्रो जैसा होता है ना, उसमें मेट्रो नहीं चलेगी बट उसमें जो है तो ह्यूमन्स चलेंगे। इस तरह से स्काई वॉक के लिए काम किया गया था। मिक्स लैंड यूज़ और ये इन्वायरमेंट जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है यहीं पर लिखा हुआ है। आप इसे थोड़ा सा आप अपने लाइक GS पेपर 3 में जो है तो आप पोल्यूशन वाले में डाल सकते हैं कि मास्टर प्लान के तौर पे इस तरह से, जो GS पेपर 3 के लिए काम आएगा बेसिकली। और GS पेपर 3 में भी स्पेसिफिकली डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए या फिर जो है तो अर्बनाइजेशन के लिए ये हमारा हेल्प करेगा, राइट। GS पेपर 1 में भी ये हेल्प कर देगा एग्जांपल्स डालने के लिए। एंड ये रहा
एआई के ऊपर जो कंसर्न था, जो भी चीज़ें थी, जो मैंने वहाँ पे स्किप किया था, वो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे एक बढ़िया सा इंट्रो, अगर एआई के ऊपर या फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर एक इंट्रो लिखना हो तो दैट इज़ वेरी बेस्ट इंट्रो। लिखा हुआ है कि इंटरनेट टुक्स 15 ईयर्स टू रीच बिलियंस यूजर्स, विल चैट जीपीटी डिड इन 3 ईयर्स। दैट मीन्स कि इंटरनेट में 15 सालों में बिलियन यूजर्स तक पहुंचा, बट चैट जीपीटी वहीं पे ओनली 3 ईयर्स में ये काम कर गया, राइट। सो लेट अस ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये एआई की वजह से हमारे पास कुछ थ्रेट हैं, जैसे साइबर थ्रेट है, ठीक है। साइबर थ्रेट मतलब अभी आपको एक एग्जांपल मिलेगा इसी में, तो मैं बताऊंगा आपको साइबर थ्रेट में क्या हमारे पास जो है। तो जैसे हमारा कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इंडिया का लार्जेस्ट, तो उसके ऊपर जो है तो साइबर अटैक करके सप्लाईज कौन कर रहा है उसको, रिएक्टर्स का या फिर जो भी एसेंशियल सप्लाईज़ हैं वो कहाँ से आ रही हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या किस तरह से सेटअप किया गया, वो सारी चीज़ें साइबर थ्रेट के ज़रिए पब्लिक डोमेन में जो है तो ये हैकर्स ने रिलीज़ कर दिया था। तो चाहे पहला तो हमारा साइबर थ्रेट है, दूसरा हमारा डीप फेक्स है। दैट मीन्स कि ऐसी इमेजेस जनरेट कर देते हैं जो कि हूबहू इंसान जैसी होती है, बट वो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड होती है। इसी तरीके से ऑफेंसिव साइबर ऑपरेशन, जैसे हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें साइबर अटैक वगैरह हुआ था, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन दैट इज़ योर वीपनाइजेशन एंड कमांड एंड कंट्रोल। तो जैसे अभी ड्रोन है, तो ड्रोन जो है तो एआई बेस्ड ड्रोन लगाया जा रहा है ताकि उसका वीपनाइजेशन के तौर पे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो है तो दुश्मन कंट्री को, ज़्यादा से ज़्यादा एलियन कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सके। इसमें जो है तो पहले मालवेयर पढ़ते थे, लेकिन अब पॉलीमॉर्फिक मालवेयर आ गया है जो कि एलएलएम बेस्ड जनरेट करता है, और जो है तो एक तरह का वायरस है ये। और यहाँ पे जैसे GTZ1002, ये एक तरह का एंथ्रोपोनिक है और सिटीजन स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप है। मतलब चाइनीज़ का स्टेट स्पॉन्सर्ड एक ग्रुप है जो कि बेसिकली साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है ये। इसी तरीके से क्लाउड माइथोस का एक ट्रस्ट फ्रंटियर मॉडल है जो कि उसने बताया है कि किस तरह से जो है तो एआईज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्लाउड का यूज़ करके या एडवांस एंथ्रोपोलॉजीज़ का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा घातक होती जा रही है, राइट। एंड द थर्ड वन थिंग हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल। इसी के ऊपर आगे एक एग्जांपल देखेंगे। मतलब जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज़ या इंडस्ट्रियल कंट्रोल है वो अभी वल्नरेबल है। दैट मीन्स कि वो एआई के थ्रेट में आ सकता है बहुत आसानी से, राइट। फिर लिखा है फैसिलिटीज़, एनर्जी ग्रिड, फार्मास्यूटिकल। जितना भी ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम है जिसमें भी सॉफ्टवेयर का यूज़ हो रहा है, जैसे हमारा हो गया एनर्जी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल, केमिकल प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी की सारी चीज़ों में एआई का यूज़ करके जल्दी से हैक करके पूरा का पूरा सिस्टम ब्लॉक किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ अगर इंडिया के लिए कुछ क्वेश्चंस होगा तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इंडिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है कुंडाकुलम, तो उसको क्लाउड सेक बेस्ड फर्म ने जो है तो इसको इसने जो ये जो है कुंडाकुलम ये हैक्ड हो गया था, और इसके सारे के सारे जो सप्लाईज़ कहाँ से हो रही हैं और कहाँ से डिटेल्स निकल के आ रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट इसेंशियल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, वो रिलीज़ कर दिया गया था। इंडिया जो सेकंड नंबर पे आता है साइबर अटैक पे, फर्स्ट नंबर पे जो यूएसए है। अभी 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो 6 नंबर पे है। इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारा जो पाकिस्तान बैक्ड थ्रेट रिएक्टर था APT-36, उसने क्रिटिकल सेक्टर्स को इंडिया के टारगेट किया था, जैसे आर्मी, डिफेंस, बॉस, ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ और द एफर्ट, तो इसमें इंडिया में जो एआई के ऊपर कुछ एक्ट या फिर किसी न किसी तरीके से थ्रेट को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वल्नरेबिलिटीज़ को रोकने के लिए CERT है जो कि इंडिया में काम कर रहा है, जो कि एआई फ्रेमवर्क, सिटीजन सेंट्रिक मालवेयर मिटिगेशन, इस तरह की चीज़ें बनाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उसका PDF आपको मिलेगा। PDF विल बी ऑन टेलीग्राम, तो आप वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, राइट। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं नोट्स नहीं दे रहा हूँ, ये PDF आपको शेयर करूँगा, एंड यू हैव टू टेक नोट्स फ्रॉम दिस PDF। आपको इस PDF से लिख करके नोट्स बना लेना है। यहाँ पर हमारे पास कुछ कैंसर आइडेंटिफायर्स, दैट मीन्स कि पर्सनलाइज्ड कैंसर, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन की बात की गई कि पर्सन टू पर्सन आइडेंटिफाई करके उसके लिए वैक्सीन बनाई जाए। तो एक न्यू एंटीजेन एक प्रोटीन है जो कि कैंसर सेल्स को आइडेंटिफाई कर लेता है,
और उन्हें आइडेंटिफाई करता है और बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। क्या नाम है इसका? न्यू एंटीजन। इट माइट बी पॉसिबल फॉर इम्पॉर्टेंट फॉर PCS, बट दैट कैन बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC प्री। तो बेसिकली न्यू एंटीजन्स का 2 काम है, आइडेंटिफाई करना और नेसेसिटी जो है तो पर्सनलाइज्ड वैक्सीन। दैट मीन्स आइडेंटिफाई करना न्यू एंटीजन्स का काम है कैंसर सेल को, एंड द सेकेंड वन इज़ पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाने में हेल्प करना, राइट। एंड द थर्ड वन थिंग कि हमारा जो एक एलिफेंट कॉरिडोर है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जज अभी जस्टिस सूर्यकांत जो है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अभी कुछ बेंच के साथ दिया हुआ है अपना स्टेटमेंट। तो उन्होंने बेसिकली ये बात की है कि फायरबॉल, स्पाइक्स और अदर सच मटेरियल जिससे एलिफेंट को नुकसान हो सकता है उसका बंद कर दें। और जो है तो एलिफेंट बेसिकली हाईली, एलिफेंट के बारे में ऑलरेडी UPSC में प्री में क्वेश्चन आ चुका है, ये प्री स्पेसिफिक है कि लाइक एलिफेंट्स जो है हाईली मोबाइल हैं, सोशल मैमल्स हैं। इनका जो है तो एवरेज होम रेंज जो रहता है एरिया तकरीबन 500 से 300 स्क्वायर किलोमीटर का रहता है। बेसिकली मूव करते हैं वाटर और शेल्टर के लिए, राइट। तो इस तरह से एलिफेंट कॉरिडोर क्या करता है कि दो मूवमेंट ऑफ जो मतलब कि 2 नेचुरल हैबिटेट्स को कनेक्ट करने का काम करता है। लाइक सपोज करिए कि नेचुरल हैबिटेट ऑफ फर्स्ट है, कि नेचुरल हैबिटेट सेकंड एलिफेंट का, तो इनके बीच में कॉरिडोर बना दिया जाएगा, एक रास्ता बना जाएगा जो कि हेल्प करेगा इन्हें ईजिली हैबिटेट फर्स्ट से हैबिटेट सेकंड पर जाने के लिए। लेकिन इसमें कंसर्न ये है कि यहाँ पे हाईवे डेवलप कर दिया जाता है, माइनिंग एरिया डेवलप कर दिया जाता है, नेटवर्क एरिया डेवलप कर दिया जाता है। आगे हम देख लेंगे यहाँ पे क्या क्या किस तरह के कंसर्न है। अभी हमारे देश में 150 कॉरिडोर है 15 स्टेट्स में, ये 2023 का डेटा है, राइट। एंड इसके अलावा जो एलिफेंट मूवमेंट करते हैं 2 वजह से, एक सीजनल एक स्पेशियल फॉर फूड। दैट मीन्स सीजनल मीन्स कि जैसे अभी तेलंगाना में हो गया या तमिलनाडु में हो गया, जब वहाँ पे समर का सीज़न होगा तो दैट मीन्स कि गर्मी ज़्यादा लगेगी, तो एलिफेंट जो है तो वेस्टर्न घाट की तरफ मूव करेंगे, वो सीजनल हो गया। और स्पेशल फूड मतलब जो भी उनके लिए फूड की डिमांड होती है जिस एरिया में उन्हें मिलने के चांसेस हैं वहाँ पे वो मूव करते हैं। तो इस तरह से अब जैसे मैंने बताया कि हाईवे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं आप देख लीजिए, इन सारी की सारी चीज़ों की वजह से जो कॉरिडोर है वो हमारा ख़तरे में रहता है। जैसे हाईवे हो गया, रेलवे लाइन हो गया, कैनाल हो गया, पावर लाइन हो गया, इस तरह की चीज़ें। तो जो हमारे 4 प्रिंसिपल एलिफेंट पॉपुलेशन वाले चीज़ें हैं वो यहाँ पे हैं। देखिए पहला है वेस्टर्न घाट, इंडिया में देखते चलिए, इंडिया का मैप है, ये वेस्टर्न घाट पे यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न एंड ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन यहाँ पे आ जाएगा। तीसरा शिवालिक रेंज यहाँ पे और गंगेटिक प्लेन मतलब यहाँ पे। तो वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न रेंज एंड ब्रह्मपुत्र, शिवालिक रेंज, एंड द फोर्थ वन इज़ ये ईस्टर्न घाट एंड सेंट्रल इंडिया। ये 4 स्थान पे जो है 4 प्रिंसिपल एरियाज़ हैं जहाँ पर कि एलिफेंट का अच्छा खासा पॉपुलेशन है। जैसे बिगेस्ट चैलेंज अभी एलिफेंट्स के लिए क्या है सेंट्रल इंडिया में, एज सपोज करिए ईस्टर्न घाट में कि छत्तीसगढ़ का एलिफेंट है, लेकिन वो जो है तो छत्तीसगढ़ में एलिफेंट है या फिर झारखंड का एलिफेंट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जब मूव करता है वो, तो उसका हैबिटेट लॉस हो जाता है माइनिंग प्रेशर की वजह से, या जो हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं उसकी वजह से। अब यहाँ पे कॉरिडोर मैपिंग की बात करी जा रही है। इनकेस आपसे पूछ दिया जाए द टर्म कॉरिडोर मैपिंग डिस्क्राइब्स, तो आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगे, तो आपको किस तरह से इसे लाइक राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए कॉरिडोर्स अलाउ जेनेटिक एक्सचेंज ऑफ डिस्पर्जल बेनिफिट्स एंड डाइवर्सिटी इन पॉपुलेशन को। बेसिकली ये कह रहा है कि कॉरिडोर मैपिंग मतलब कॉरिडोर डेवलप करने की बात करी जा रही है। कॉरिडोर मैपिंग में क्या होता है कि जो जेनेटिक डिस्पर्जल होता है या फिर जितना भी अपना जेनेटिक एक्सचेंज, दैट मीन्स कि एलिफेंट जो है एक तरह से जेनेटिक मटेरियल कैरियर है। दैट मीन्स किसी आपने सपोज करो कि किसी प्लांट का उसने कुछ फ्रूट खाया, कुछ भी खाया, तो वो फिर एक्सक्रेट करेगा तो डिस्पर्स कर देगा उसके बीज को दूसरी जगह, इस तरह की बात है। एंड अफ़गानिस्तान को लेकर के जो हमारा मेन कंसर्न रहा है तो वो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए रहा है, चूँकि अफ़गानिस्तान एक ऐसी स्पेस में जहाँ हम सेंट्रल एशिया में डायरेक्टली अपना कवर अप कर सकते हैं, फिर अपना रसिया में अपना जो है तो कॉन्टैक्ट बिल्डअप कर सकते हैं, चाइना में है, इधर साइड वेस्ट एशिया में हम इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए एक अफ़गानिस्तान हमारा एक अच्छा प्लेस हो सकता है। तो रीजनल कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और जैसे एंटी टेरर कैंपेन चलाने के लिए भी अफ़गानिस्तान का हम अच्छा यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव डन। अभी ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो है तो 70 ईयर पहले का, दैट मीन्स तकरीबन 1957 में राजघाट में कुछ हमें जो है तो
एक्सकवेशन किया गया था, जिसको अभी खोला गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसके ऊपर कुछ खास आएगा तो बाद में हम डिस्कस करेंगे, राइट। एंड अब हम चलते हैं ऊपर ज़रा। हाँ, ये एक चीज़ जो है तो डेली कोकेन किंग पिन, आप इसे एक अच्छा जीएस पेपर 4 में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स, जैसे आपका जीएस पेपर 3 है जिसमें कि इंटरनल सिक्योरिटी है, तो आप इसमें नारकोटिक्स वाली चीज़ें डाल सकते हैं, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक्स। और अच्छा सा एग्जांपल दे सकते हैं कि डेली कोकेन किंग पिन, इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। बाकी पढ़ना अननेसेसरी है। एंड आफ्टर दैट ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज़ न्यूज़। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे बतानी है आपको, लाइक जो न्यूज़ का PDF है, न्यूज़ PDF आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम। नोट्स मैं स्पेसिफिकली आपको नहीं बना के दे रहा हूँ, नोट्स यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर ऑन। एंड उसके बाद आपने कंटेंट रख लेना है, और जो भी स्पेसिफिक चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, तो नोट्स वगैरह जो है तो आपको रख लेना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरा इनिशिएटिव है, सब्सक्राइब टू चैनल, राइट, फॉर बेटर कंटेंट। बाकी आप सब समझदार हैं। सो थैंक यू, दिस इज़ all from my side, and I expect that you will do better in your life. So thank you, have a great day, bye bye.